नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो आज ही परीक्षा हुई 25/9/2022 को संस्कृत साहित्य का यूपीएससी का, उस पर प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पत्र आया है, क्या 2013 से जो बदलाव हुआ है पेपर में उसी तरह का आ रहा है या कोई चेंज है, और खासकर अनसीन पैसेज में विशेष रूप से जो प्राय पूछते हैं कि बहुत टफ आता है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। यद्यपि आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। इस पत्र का आप लोग पेपर को निकाल लीजिए, देख लीजिएगा। इस साल का जो पेपर आया है उस पर आप देखेंगे तो विशेष रूप से जिसको व्याकरण का अच्छा नॉलेज है वही पैसेज को समझ सकता है और 2-3 पंक्ति लिख सकता है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। निबंध भी उसी के अनुरूप आया है और जो चेंजिंग है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए सभी लोग अपने अपने पेपर को सामने, और किस तरह से एक उत्तर होना चाहिए उसका सटीक, उस पर भी हम लोग चर्चा है, क्योंकि अभी अभी पेपर आया है और हम लोग तुरंत अभी विश्लेषण के लिए उपस्थित हुए हैं कि किस तरह से पेपर। देखिए, जैसा कि फर्स्ट पेपर में पता है आप लोगों को, एक नंबर का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर है, जो एक नंबर का सवाल पूछा जाता है वो सेम 2013 से जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही आया है। जैसे पहला पेपर का है कि अधोलिखिता सर्वे प्रश्न संस्कृत भाषया समाधेया च त प वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लिखतो। च तो स्वाभाविक है, तो आपको सेंटेंस के रूप में लिखना है। कैसे लिखना था? च वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु, पूरा सेंटेंस लिखना है, तालु में विसर्ग नहीं होगा। कैसे लिखिएगा? च वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु, तो वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंताः। लास्ट में आप क्रियापद नहीं जोड़ सकते, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और प वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठौ, है ना, ओष्ठौ, ओष्ठा नहीं लिखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे तब हमारा 1 नंबर का सवाल बनेगा। तो ये मेरे विचार से समझ गए होंगे कि इस तरह से पूरा सेंटेंस करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है उस पर देखते हैं। दूसरा आया है वाच्य परिवर्तन 2 पूछा है। बालः घटम पश्यति, तो बालः के जगह हम लोग क्या कर देंगे? बालेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? घटम के जगह घटः, मूल धातु दृश्य है, यह जोड़ दीजिए ते। ये हमारा वाच्य परिवर्तन हो गया। आपको लिखना था इस तरह से वाच्य परिवर्तन। फिर एक और वाच्य परिवर्तन आया है, ये हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में था। अब एक पूछा है कर्मवाच्य से कर्तृ, तेन वन शोभा दृश्यते। तेन के जगह हम सह कर देंगे, वन शोभा के जगह वन शोभाम दे देंगे, और जहाँ हमारा दृश्यते सह के साथ ती जोड़ देंगे तो पश्यति। इसका मतलब वाच्य परिवर्तन से इसने 2 पूछा। तो ये क्लियर हो गया। तेन वन शोभा दृश्यते। तो इस तरह से हमारा वाच्य परिवर्तन 2 पूछा। संज्ञा प्रकरण से जो उच्चारण स्थान पूछ रहा है वो तो आप देखें, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन पेपर आया इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल से देख के बताएं। देखिए, प्रत्याहार से इसने 2 पूछा। इन प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए क्या आता है? ई न, ये है। आपने देखा होगा आ ई उ न, ये हमारा माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में इन प्रत्याहार है ना, ई न, आ ई उ न, तो इन प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा। ध्यान रखिए, तो केवल 2 वर्ण आया, ई और उ। इनके अंतर्गत लिखना है, इन प्रत्याहार के अंतर्गत लिखना है, इन प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा निम्नलिखिता संति ई और उ। बस इतना ही आपको लिखना था, उत्तर हो गया। फिर एक आपका है अम प्रत्याहार। अम मतलब आई उन से अ, यम अंग न नम से म, वहाँ तक के वर्णों को लिखना था। तो 2 प्रत्याहार से पूछा। फिर एक है का सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम व्याख्यांतम। ध्यान रखिएगा, व्याख्यांतम का मतलब व्याख्या नहीं करना है, सूत्र लिखना है, सूत्र का अर्थ लिखना है, उदाहरण देना है। जैसे
तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र हो गया तुल्येन यानी मुख क्या, आस्य प्रयत्नम यस्य वर्णस्य उच्चारणम क्रियते तस्य सवर्ण संज्ञा भवति। जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठ है, ये लिख लेंगे आ, इनका उच्चारण कंठ है, कवर्गः। ध्यान रखिएगा, उदाहरण आपको दो देना है, ई चवर्गः, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सूत्र का अर्थ लिखने में एक आधा नंबर, फिर इसमें हाफ नंबर मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो आपका ये आपका आंसर होगा सटीक। अब आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पेपर का मिलाते जाइएगा, जो एग्ज़ाम दिए हैं और जो आप कैसे तैयारी करेंगे उस पर दे। उपसर्ग क्लियर है, सरद समीपम, मूल शब्द ध्यान रखिए, सरद है, सरद तो हो जाएगा सरद समीपम। समास लिखेंगे अव्ययी भाव, किस तरह से लिखिएगा, सरदा समीपम इति विग्रह अस्ति पूर्ण विराम अत्र अव्ययी भाव समासः। बस यही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एक नंबर का सवाल है, हरे अब है ना, यहाँ पर सूत्र उल्लेख पूर्वक आपको करना है। तो हरे, उसके बाद इस तरह से लिखिएगा हरे वो, सूत्र है आपका एंगः पदान्तादति, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ हाफ नंबर, इसमें हाफ नंबर, ये आपका हो गया एंगः पदान्तादति, मिला लिए होंगे आप लोग सभी, तो इसमें आपको नंबर मिलेगा। तो संधि से इसने एक सवाल पूछा, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या है। तो ये हो गया क चौवर्ण संज्ञा, तेन वाला हो गया आपका चित्रगु, चित्राह गावो यस्य, बहुब्रीहि समास आप लोग पढ़े हुए होंगे। फिर हमारा नीलम उत्पलम, यहाँ पर आपका हो जाएगा नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, इतना लिखिएगा तो हाफ नंबर। और समास आपको लिखना होगा कर्म धारयः तत्पुरुषः, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुषः शब्द को ध्यान से लिखिए, ये छोटी ऊ है, बड़ा मत लिखिएगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से आंसर लिखिए, कर्मधारय तत्पुरुषः। तो मेरे विचार से एक एक नंबर का जो सवाल पूछा है वो 10 का 10 आप लोग बिल्कुल बना लिए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और आप इतनी अच्छी तैयारी किए होंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु सूत्र उल्लेख पूर्वकम विभक्ति प्रयोग संस्कृत भाषा निर्णय। जैसा कि पता है कि आपको संस्कृत में लिखना है। देखिए लिखा है फलम भुंजानो कीटम भुंकते, जनरली है ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, इस बार उसने उदाहरण चेंज कर दिया कि फल को खाता हुआ कीट खाता है, अर्थात फल के अंदर कीट था, खा गया। तो आपको पता है रेखांकित पदे द्वितीया विभक्ति वर्तते है ना, अनिश्चित वस्तुनि अपि कर्म संज्ञा भवति एतदर्थम सूत्रम अस्ति, ये लिखे ही होंगे। सूत्र है आपका तथा युक्तम चानिप्सितम, बस उदाहरण दे देना। ये आपका हो गया पूरा। जटाभिताप्सः तृतीया विभक्ति, तो रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति वर्तते। उसके बाद सूत्र का अर्थ यानी कारण बताइए, सूत्र लिखिए, उदाहरण दीजिए। इत्थम्भूत लक्षण है, देवदत्ता शतम धारयति धारेरुत्तमर्णः, चतुर्थी विभक्ति। धावतो अश्वात् पतति, ध्रुवम पाया अपादानम से अपादान संज्ञा होती है और अपादान पंचमी से यहाँ पंचमी विभक्ति होती है। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन में सप्तमी विभक्ति है। आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हुई है, सप्तम में अधिकरण च से सप्तमी विभक्ति है। तो क्लियर है। आइए सूत्र का अर्थ, जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताते आता हूँ प्रायः कि यूपीएससी में एक दो सूत्र वो नया पूछ ही देता है, आप कितनों पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये उनका है अपना। खैर चलिए, तो देखिए मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अनुनासिक संज्ञा विधायक संज्ञा प्रकरण से एक है। मुखेन यस्य वर्णम उच्चारणम क्रियते तस्य अनुनासिक संज्ञा भवति यथा य मंग न आदि। उरन रपरा, ये आप लोग को था नया लगा होगा, लेकिन नया नहीं है। हमने आपको एक तरीका बताया था, याद होगा सबको, कि यदि कभी लगे कि अपरिचित सूत्र हो, हम कुछ नहीं जानते हैं, उसमें भवती शब्द का प्रयोग कर दीजिए तो एक नंबर तो मिल जाए। जैसे उरन रपरा, तो हम क्या कहेंगे, उरन रपरः भवति। आप इतना भी लिख देते हैं तो जो जांच करता है, जो जांच करने वाला शिक्षक है, कम से कम एक नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। उदाहरण
आप लोगों को पता है कि ये उरन रपड़ा क्या है, रपड़ा देश होता है। अर्थात जब भी री का गुण करना होता तो अ का गुण अर हो जाता है, और वृद्धि करेंगे तो अ का गुण आर हो जाता है, अर्थात वो र के साथ आता है। यद्यपि इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा क्लास में कर चुके हैं और फ्यूचर में भी हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा ये थोड़ा सा नया है, लेकिन ये कोई अजूबा चीज़ नहीं था। जो नहीं जान रहे थे उसके लिए, बाद बाकी जो पढ़े होंगे तो क्लियर ही होगा। उदाहरण दे देना था आपका, जैसे कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णर्धि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, 2 उदाहरण देते उसमें हाफ हाफ नंबर मिलता। ध्यान रखिएगा, सूत्र का अर्थ एक पंक्ति होता है, उसका उदाहरण आपको 2 देना, यही 3 पंक्ति है। सूत्र के अर्थ में 1 नंबर मिलेगा और उदाहरण में हाफ नंबर मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये नहीं कि सूत्र को हम बहुत लंबे चौड़े लिख दें, पूरा उतना नहीं लिखना है। अव्ययी भावे चा काले, ये भी आपको थोड़ा अपरिचित लगा लेकिन क्लियर है। अव्ययी भावे च अकाले सहस्य स्व आदेशा भवति। इस सूत्र में एक आता है, अव्ययी भाव समास में अकाल अर्थ में जो स होता है, स मतलब होता है साथ, इसके स्थान पर स्व आदेश होता है। जैसे सहरि, जब हम लोग इसको समस्त पद बनाते हैं तो हमारा बन जाता है स्वहरि। उसी तरह से स्वचक्रम, स्वसखी, है ना। इस तरह से आपको 2 उदाहरण दे देना था। अव्ययी भावे चा काले सहस्य सह आदेशा भवति, यह सूत्र का अर्थ हुआ, और उदाहरण देते थे सह, स्वहरि, सह, सखा, इस तरह से। नदीभिश्च, पिछले बार भी पूछा था, रिपीट था कि संख्या वाचक शब्द के साथ यदि नदी सूचक शब्द हो तो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो संख्या शब्देन नदीभिषः अव्ययी भाव समासा भवति, सूत्र का अर्थ है। उदाहरण पंचगंगम, सप्तगंगम, द्वियमनम, कई बार ये रिपीट हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में, तो ये भी क्लियर है। जनि कर्तु प्रकृति कारक का सूत्र है। जन धातु का प्रयोग जो प्रथम उत्पत्ति स्थल है, जनि कर्तु प्रथम उत्पत्ति स्थल से अपादान संज्ञा भवति ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। उसके बाद जलाद घात का मस्का जायन्ते या प्रजायन्ते, तो क्लियर है। सूत्र के अर्थ में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सूत्र का अर्थ आपको आना चाहिए, संस्कृत में संस्कृत राइटिंग आना चाहिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने देख लिया 1-1 नंबर, 2-2 नंबर का सवाल, ये बिल्कुल आसान था। और 30 में 30 आप यहाँ नंबर ला सकते हैं, बड़े आसान। मिला लिए होंगे कि कितने कितने आपको नंबर आया होगा। अब आप देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, इस बार भी देखिए, पहले भी रिपीट हो गया। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में समास आश्रित निबंध लिखे। इसका मतलब समास के बारे में बताना था। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, आप हमारी YouTube पर देख सकते हैं। 9वां लेक्चर समास पर है, 10वां लेक्चर समास पर है, उसके बाद और 13वां लेक्चर समास पर है। तो उस पर पूरा मैंने बताया है एकदम संस्कृत में। संस्कृत आपको आ रहा है, बड़े आराम से आप लिख पाएंगे। और देखिए ई में जो क्वेश्चन पूछा है, इसका शब्द सीमा नहीं दिया है, तो इसका मतलब है लगभग आपको 150 वर्ड के अंदर है, 140 से 150 के बीच में लिखे। बाह्य प्रयत्नों का स्वरूप विवेचन करिए। देखिए, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद है और बाह्य प्रयत्न 11 भेद है। कौन कौन है तो आपको पता है, विवार, संवार, घोष, अघोष, नाद, है ना। विवार, संवार, घोष, अघोष, नाद, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब हमारे। तो इनके बारे में बताना था, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी चुके, आप लोग लिखें। इसके बारे में आपको पूरा 11 के बारे में बताना था। महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण कौन वर्ण है, अल्पप्राण कौन वर्ण है, उसको सूत्र उल्लेख पूर्वक बताना था। तो ये आपका हो गया, एकदम क्लियर है। तो हमारा जो अलग से पूछा जाता है व्याकरण का, व्याकरण से ही पूछा। लेकिन यहाँ जो आपका 10 नंबर का 2 सवाल पूछा, एक है बाह्य प्रयत्न के आधार पर और समास का, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। जिस विद्यार्थी को अनुवाद आएगा वही ये बना पाएगा संस्कृत में। इस पूछने का क्या मतलब है कि आपको वह संस्कृत का अनुवाद चेक करना और एक तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को चेक करा कि आप उस पर जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। ठीक है, आइए, क्लियर हो गया ग्रामर का। अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ भी 10 में 10 नंबर, नहीं तो 9, 9.5 तो पक्का आएगा, क्योंकि इसमें नंबर कटने के कुछ। देखिए 2, 3, 4, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, 2 में भाषा विज्ञान है
उसमें कभी भी जो है 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, लेकिन एक क्वेश्चन 3 या 4 से मिक्स कर देता है। और 3 और 4 जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया सिलेबस विश्लेषण के क्रम में वो सेकंड पेपर से सारा जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में देखिए बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, और मैं बार बार सलाह देता हूँ दूसरे क्वेश्चन को दीजिए। वैदिक और संस्कृत भाषा में क्या भेद है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से विवेचन करें। 20 नंबर का है ये, है ना। फिर दूसरा पूछा है संस्कृत व्याकरण में रस सिद्धांत का महत्व बतावे, यानी कि भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, उसका विवेचन करना कि क्या महत्व है, इस पर बताना था। यानी कि यह वर्ग 3 से दे दिया। और आकृति मूलक वर्गीयकरण का स्वरूप वर्णन करें। भाषा विज्ञान का 2 आधार है, एक पारिवारिक मूलक, एक आकृति मूलक। आकृति मूलक आप लोग लिखे होंगे, जो आकृति को, जो समान वर्ण है किसी भी भाषा में, वो संस्कृत से मिल रहा है। जैसे फादर से पिता बनता है, उसके बाद समासिक पद, संधि प्रक्रिया, जहाँ तक सृष्टि, इन शब्दों की दिखाना था आकृति मूलक। पारिवारिक तो भारूपीय परिवार आ जाएगा, इसमें आपको छोटे से क्वेश्चन आपको लिखना था। मात्र 15 मार्क्स का क्लियर हो गए। 2 भाषा विज्ञान से दिया, एक 3 नंबर से दिया है ना, रस सिद्धांत, जो कि 6 टॉपिक है। अब आप देखो 3 में क्या है, 3 और 4 जैसा कि आपको पता है मिला देता है। मेघे माघे गतम बया, बिल्कुल आसान है कि महाकवि माघ का जो शिशुपाल वध है और महाकवि कालिदास का जो मेघदूत है, इसमें संपूर्ण जिंदगी ही व्यतीत हो गई है। तो आलोचकों की दृष्टि से भी लिखना है, पाठकों की दृष्टि से, कि जो यदि कोई पाठक इन दोनों ग्रंथ को पढ़ना स्वीकार करे, पढ़ना शुरू कर दे, तो उसका पूरा ज़िंदगी इसी में चला और सब कुछ जीवन का उसी में मिल जाएगा। इस पर लिखना था आपको। जैसा कि आप लोग ये भी देखिए कई बार यूपीएससी में पूछ चुका है, यदिहा अस्ति तदंत यन्नेहा अस्ति न तत्र क्वचित। महाभारत के विषय में कहा गया कि जो बात महाभारत में है वह सारे जगह है, जो बात महाभारत में वो कहीं नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी महाभारत में जो ज्ञान वो दुनिया में सारे जगह है, और जो महाभारत में उसका कहीं नहीं। तब समझ सकते हैं राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पर, जैसा कि आप लोग को बताया भी गया था और लिखे भी होंगे आप लोग सभी। लक्षणा कति विधा तस्या स्वरूपम स्व, देखिए लक्षणा, लक्षणा 63 विधा मम्मट ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेदों का वर्णन किया है। तो आचार्य विश्वनाथ के स्वरूप को बताना था और मम्मट के स्वरूप को बताते हुए विश्लेषण करना, लक्षणा कितने प्रकार, दोनों के बारे में बताना था यहाँ पर। तभी आपका यह प्रश्नोत्तर था और ये 10 नंबर का था, आलोचनात्मक था। ठीक है, इसका मतलब हमारा 4 नंबर का 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिया। अब आइए 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर में रम्या रामायणी का था। ये आपका त्रिविक्रम भट्ट ने कहा है नलचंपू में कि रामायण की कथा बहुत ही रमणीय है, इस पर बताना, उसकी रमणीयता को बताना था। उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्टति, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में यह रिपीट हुआ है कि उत्तर रामचरित में भवभूति बहुत विशिष्ट है, विशिष्ट माने जाते हैं। कैसे आपको बताना था, रस, रीति, अलंकार आदि के आधार पर। फिर है संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिभा काव्य हेतु, काव्य हेतु, काव्य के हेतु आपको पता है, हाँ हेतु मेरा कारण, उस पर बताना था। तो इसमें से आप लोग लिखे होंगे जो भी हिंदी या इंग्लिश में आपको 2, 3, 4 लिखना, तो कोई 2 क्वेश्चन का सेलेक्ट किए होंगे आप लोग या 1 का। अब आइए जहाँ तक निबंध है, तो निबंध में देखिए पहले लिखा रहता तो 150 वर्ड में 150 शब्दों में लिखना ही पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि वह 150 शब्द नहीं लिख के सीधा लिखता है। अधोलिखिता सर्वे प्रश्न संस्कृत भाषया समाधेया, नीचे जो प्रश्न है उसको संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या है, 16 संस्कारों का नाम उल्लेख करते हुए किसी एक संस्कार का विवेचन करिए। सोच लीजिए 16 संस्कार का नाम लिख देंगे, आपकी इच्छा से चाहे उपनयन संस्कार लिख दीजिए, विवाह संस्कार, या आपको जो लगे उसका विवेचन कर दीजिए। लगभग 150 वर्ण। पुरुषार्थ चतुष्टय पर आश्रित निबंध, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिल्कुल आसान है। फिर देखो आश्रम व्यवस्था का वैशिष्ट्य बताए, वो भी है। और स्थापत्य कला क्षेत्र में भारत के, प्राचीन भारत का योगदान, ये सब का सब आपका जो है फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन 6 नंबर क्वेश्चन है बी में, यानी कि भारतीय संस्कृति के सार में, वहीं से 5 का 5 टॉपिक पूछा है। एक थोड़ा सा पूछा है आपका भारतीय विज्ञान परंपरा वराह मिहिर का योगदान। वराह मिहिर के बारे में जानते हैं, ये आयुर्वेद से बृहत संहिता इसने किताब लिखा है, बृहत संहिता। उसमें आयुर्वेद से संबंधित बातों को बताया गया कि किस तरह से आयुर्वेद का, तो पहले भी आयुर्वेद का क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग को तैयार भी कराया गया था, आप लोग तैयार भी किए, उसी बात को यहाँ पर लिखना था संकेत करके। ठीक है, ये निबंध भी एकदम
आपका जो 2013 से पूछ रहा है, कहीं बाहर से नहीं पूछा सारे के। हाँ, अगले साल दर्शन पर ज़्यादा पूछेगा, फिर जनरली इस बार दर्शन से नहीं पूछा एक भी निबंध, तो मुझे लगता है आने वाला टाइम है दर्शन पर इस बार 5.5 के 5 वहीं से पूछ दिया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते आत्मा के स्वरूप का वर्णन करिए। आपको पता है आत्मा के बारे में। शंकर वेदांत के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करिए, है ना, शंकर ब्रह्म का स्वरूप। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आया सांख्य मतानुसार प्रकृति का स्वरूप। तो ये तीनों क्वेश्चन है 20, 15, 15, एक 20 है, एक 15 है, एक 15 है। 3 क्वेश्चन है, हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। ये भी आपका वहीं से आ गया दर्शन से। फिर देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 7 में, जैन दर्शन अनुसार अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद स्यादवाद ही वही चीज़ है, अनेकांतवाद उसी को घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये आपका 15 नंबर का पूछा। फिर योग दर्शन में अष्टांग योग याद ही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसके बारे में आपको बताना था सविस्तार। स्वाभाविक है, विस्तार है, 8 है, इसमें 20 नंबर था। और फिर मैं बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद का विवेचन करिए, है ना, 15 नंबर का। तो ये भी दर्शन से, इसका मतलब है देखिए दर्शन वाला टॉपिक से इस बार दर्शन में उधर से उधर पहुँच दिया। तो ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा किस तरह से आप लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है। अनसीन पैसेज इस बार बहुत ही बढ़िया पूछा, बहुत ही अच्छा पूछा है। मैं बार बार सलाह देता हूँ अनसीन पैसेज वही बना पाएंगे जिसको जब तक आता नहीं है शब्दरूप धातुरूप प्रत्यय तब तक नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे कभी भी किसी शब्द में, यद्यपि हम लोग इस पर एक दिन विस्तृत चर्चा करेंगे पूरा दोनों अनसीन पर, लेकिन आज देखो भवतः मना आपके, सफलताएं चतुर्थी का एक वचन है, जगत मना संसार, है ना। तो कितना आसान सा पूछा है, कहीं भी इसने ऐसा नहीं किया है। उसके बाद फिर क्या आता है, आदरम कुरियात, आदर करनी चाहिए, कुरियात में विधिलिंग है। फिर देखो साफल्यम कैसे बना है, सफल शब्द में स्यें प्रत्यय जोड़िए तो साफल्यम शब्द बनता है। इसका मतलब शब्दरूप धातुरूप प्रत्यय, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में अनुवाद संस्कृत राइटिंग में यूट्यूब पर जो दिया हुआ बता कि शब्दरूप धातुरूप प्रत्यय, इन्हीं तीनों को यदि आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं है, ना तो पैसेज में कठिनाई आएगी, ना संस्कृत राइटिंग में दिक्कत होगी, और ना और कहीं चीज़ में। तो एकदम बिल्कुल आसान सब कुछ है। अब सवाल उठता है 2-3 पंक्ति सु, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो 3 पंक्ति कैसे बनाएंगे, है ना। 3-4 पंक्ति सु मिनिमम 3 पंक्ति लिखना है, तो आप एकदम क्लियर है अनसीन पैसेज। जैसे एक उदाहरण के लिए, मैं इस पर तो बाद में चर्चा करूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर समय बचेगा तो देखेंगे। इसमें से आप देखिए दूसरे पैराग्राफ में भी क्या है, संस्कृत कक्षासु, संस्कृत कक्षाओं में सप्तमी बहुवचन का विभक्ति का रूप है, भाषा रूपेण तृतीया एक वचन है, संस्कृत भाषा षष्ठी एक वचन है, प्रयोगन तृतीया एक वचन। देखो शब्दरूप का कितना महत्व, संस्कृत से षष्ठी एक लाभ है, लभ धातु में घय प्रत्यय जोड़ते हैं तो लाभा शब्द बनता है। अब आप सोच के देखो, जब तक आपको शब्दरूप याद नहीं है, धातु रूप याद नहीं और प्रत्यय, घय प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब आप मीनिंग निकाल लेंगे, क्या मीनिंग निकालेंगे, संस्कृत कक्षाओं में उसके बाद आपका हो गया भाषा रूप से, संस्कृत भाषा का प्रयोग से संस्कृत का लाभ होगा। प्रयोगे अकृत्य, अकृत्य न कृत्य नहीं तत्पुरुष, प्रयोग नहीं करने पर सह लाभ है, वह लाभ न अस्ति नहीं है, इति ऐसा। तदेव संदीप से तावत एव वही, खलु निश्चय ही, यह प्रश्न भवेत होना चाहिए, विधिलिंग, यह प्रश्न होना चाहिए। अलाभ इति केवलम न, अलाभ यानी हानि, अपि हानि भी, है ना, भवती होती है। संस्कृत के भाषा रूप से और प्रयोग से, अन्य भाषाओं के प्रयोग से, फिर देखिए क्या है, छात्रों के मन में संस्कृत के प्रति कठिन आ जाता है, उस भाषा को भाषितुम, तुमुन प्रत्यय है, यानी कि उसे बोलने में अशक्य असमर्थ हो जाएंगे। तो हम लोग शॉर्ट में अभी चलेंगे। अब आप देखो लास्ट में जो एक है कि आप देखो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भवनस्य एकैकस्य इष्टिकाया स्थापनम केन मार्गेन भवितुम अर्हति, इसको देख लीजिए। बोले संस्कृत भवन मतलब संस्कृत रूपी घर के निर्माण के लिए एक एक ईटा का स्थापन किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए केन मार्गेन, किस मार्ग से भवितुम अर्हति हो सकता है, तो इसका मतलब तृतीया है। आप जब लास्ट पंक्ति देखिएगा तो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा माध्यमेन पाठनम, संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा माध्यम से पाठनम माना पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है,
संस्कृत माध्यमेन पाठनम, और उसके बाद आकर्षक पद्धतिया, पद्धति का तृतीया एक वचन है, आकर्षक पद्धति से पढ़ाना मतलब रुचिकर, चार्मिंग लाते हुए, सरलतम संस्कृतस्य प्रयोग। मैं बार बार कहता हूँ भाषा में कहीं क्लिष्टता ना हो। ये 3 वाक्य है, तो आपका देखिए पूरा क्या होगा, इसका ऐसे लिखे होंगे आप लोग आंसर कि संस्कृत भवनस्य एककस्या इष्टिका स्थापनम। तो पहले लिखेंगे संस्कृत भवनस्य निर्माणम संस्कृत भाषा माध्यमेन पाठनम भवितुम अर्हति। दूसरा, संस्कृत भवनस्य निर्माण आकर्षक पद्धत्या पाठनम एव भवति, सरलतम संस्कृत भाषया प्रयोगेन एव, तब कहेंगे संस्कृत भवनस्य निर्माणम भवितुम अर्हति। 3 सेंटेंस बन गए। आपको 3 सेंटेंस ही बनाना है, ठीक है। इसका मतलब पहले सेंटेंस में आपको 2 मार्क्स, फिर आपको 1.5, फिर आपको 1.5। तो इस तरह से आपको 3 सेंटेंस ही बनाना, तो 5 में 5 नंबर ला सकते हैं। तो मैं पुनः आपको बता दूं, चूँकि अभी यदि मैं इसी पर केवल विश्लेषण करूंगा तो मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। आज हम लोग केवल इस पर चर्चा करें, एक दिन कभी मिलेगा तो हम आपको विस्तृत बताएंगे, लेकिन आपको 3 सेंटेंस ही बनाना है। 2, 1.5, 5 में 5 मिलेगा। और इस साल का जो पेपर आया हुआ है, आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो अनुवाद खासकर संस्कृत विषय से ही संबंधित दे दिया है अनसीन, और उसी से आपको बताया गया। तो फर्स्ट पेपर में आप देखें कि कोई चेंज नहीं है। 8 में अनसीन पैसेज ही पूछ रहा है, 5 में निबंध ही पूछ रहा है, और 1 में जो पैटर्न था वही पूछ रहा है। और मैं बार बार सलाह देता हूँ 158 आप करिए। इसी में आपको यदि अच्छे से कर लेंगे तो 120 प्लस नंबर आपको आएगा। 2 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश है, किसी भी तरह का लिखिएगा। यदि 20-20 40 भी आता है, 15-15 30 भी आता है, तो 150 आप पार कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर का क्लियर हो गया विश्लेषण। आप एक अंदाज से, इंटेलेक्चुअल गेज से कितना नंबर आ सकता है लगा लिए होंगे। अब आइए हम लोग दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरा पेपर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, अर्थात अभी तक हम लोग संभावना कर रहे थे कि कुछ चेंज कर देगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं किया। जो सेक्शन जहाँ था वहीं पूछ रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल जो का त्यों। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखिए, फर्स्ट सेकंड पेपर का जो पहला क्वेश्चन आता है, आप यदि मटेरियल को उल्टा के देखे होंगे, जो पढ़ा कहता है 8-10 पेज में है, उसी से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आया है, और हर एक साल आता है, एक साल की बात नहीं है। पहला है तावत भा भारवे भाति यावन माघस्योदया, क्लियर है। तावत तभी तक, भाव न चमकते हैं, भारवी, भाव न चमकना, रवि न सूर्य, सूर्य का प्रकाश तभी तक है चमक, माघस्य नवोदय, माघ का महीना नहीं उदित होता है। 2 तरह से है, यहाँ ध्यान रखें। जिस प्रकार सूर्य का चमक, सूर्य में जो धूप है, कब तक, जब माघ का महीना नहीं आ जाता है तभी तक सूर्य का प्रकाश का निखार है। जैसे ही माघ का महीना आता है सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार महाकवि भारवी का जो अर्थ गौरव है, अर्थ गौरव समझते ही आप लोग, कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बताना अर्थ गौरव कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गागर में सागर भरने के समान। तो महाकवि भारवी तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, भारवेर अर्थ गौरवम। तो कहता है ये अर्थ गौरव कब तक फेमस है, जब तक महाकवि माघ, जो शिशुपाल वध के लेखक, वो जब तक नहीं आ जाते हैं। जैसे ही माघ कवि आ जाते हैं, भारवी का अर्थ गौरव फीका पड़ जाता है। जिस तरह से माघ का महीना आने के बाद सूर्य का प्रकाश फीका, धीमा हो जाता है। क्लियर हो गया। नैषधम विद्वद औषधम, नैषधीय चरित्र से क्वेश्चन पूछा है। नैषधीय चरित्र विद्वानों के लिए सबसे बड़ा औषधि है। क्यों? तो आप पढ़ेंगे, श्रृंगार रस में है, नैषधीय चरित्र है, क्योंकि ये महाभारत से है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये ग्रंथ आता है। ये भी क्लियर है आप लोग के लिए, लिख ही लिए होंगे। हृदय वसति बाण पंचबाणस्तु बाण, पंचबाण, कामदेव का जो 5 बाण है वह बाण के हृदय में निवास करता है। कितनी अच्छी बात का, इसका मतलब बाण भट्ट के बारे में बताता है, बताना था आपको कि उसका जो ये कोटेशन है किस संदर्भ में कहा गया है ना। बाण भट्ट, जैसे बाणोच्छिष्टं जगत सर्वम, इसका भी हम संकेत करेंगे, है ना। और हर्षचरित के आधार पर, चूँकि यहाँ कादम्बरी के आधार पर विशेष रूप से वर्णन करना था। क यह रघुकारे न रमते, इस रघुकार में किसको मन नहीं लगता, ये भी आप देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उल्टा के आप लोग जरूर मटेरियल देख लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे।
कि इस रघुकार में किसको मन नहीं लगता, अर्थात सब रघुवंश से राजाओं के और रघुवंश के विषय में बताना है। दंडिना पद लालित्य बहुत ही फेमस है, महाकवि दंडी का पद लालित्य फेमस है। तो इस क्वेश्चन में लोग कितने परेशान होते हैं, और देखिए क्या है, आप लोग आराम से लिख लिए होंगे। हाँ, यहाँ दिया है कि 150 शब्दों में आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 इतना ही। फिर देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में आसान है, दूसरा का गीता, कौटिल्य, ईशावास्य। चूँकि आपके यहाँ सिलेबस में 4 है, ईशावास्य उपनिषद है, तो ईशावास्य उपनिषद में ज्ञान और कर्म का समन्वय पूछा। यदि आप 18 मंत्र का सार जानते हैं तो बहुत अच्छे से लिख पाए होंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्तमान में इसकी उपयोगिता है अथवा नहीं है, ये तार्किक दृष्टि से बताना था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा। फिर पूछा गीता में प्रतिपादित भक्ति योग 3 है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। उधर कर्मयोग पूछता है फर्स्ट पेपर में, तो इधर भक्ति योग, ज्ञान योग। इसका मतलब है गीता से संबंधित जो है एकदम सीधा सरल क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मृच्छकटिक प्रकरण में वर्णित सामाजिक चित्रण, समाज का जो था उस समय का समाज क्या था मृच्छकटिक में, तो मृच्छकटिक के बारे में सामाजिक चित्रण आपको उपस्थापित करना था। फिर देखो स्वप्नवासव दत्त से दाहको अभुन्न पावका। स्वप्नवासव दत्तम नाटक के बारे में कहा जाता है कि सारे नाटकों को एक जगह आग में डाल दिया गया, परंतु स्वप्नवासव दत्तम नाटक को नहीं जला पाया। जिस तरह वासव दत्ता के आग की घटना था कि आग उसको यद्यपि जला नहीं पाया, भले लगा कि जल गई है वासव दत्ता, आप लोग पढ़े होंगे तो, लेकिन वह जली नहीं थी। उसी तरह यह नाटक भी स्वप्नवासव दत्तम नाटक को आग भी नहीं जला पाया। इसका मतलब नाटक के विशिष्टता को बताना था, कितना स्वप्नवासव दत्तम श्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थंग का विशेषलेशन बताइए, क्या उपादेयत्व है, इसका मतलब उसकी विशेषता बताना था। प्रकृति वर्णन, उपदेश, आज समाज के लिए क्या प्रासंगिक है वो चीज़ें, पर्यावरण आदि से बातों को बताना था। इसमें 20 नंबर था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और टिप्पणी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पर आप 99% विद्यार्थी देते हैं, लेकिन देना भी था। तो मेघ, पूर्व मेघ में मेघ मार्ग के गमन के वर्णन के अवसर, बाहरी प्रकृति का सौंदर्य था, बाह्य प्रकृति, किस तरह से पर्वत मिलता है, नदी मिलता है, कहाँ बारिश कराना था, कहाँ किस तरह से, ये सब बातों को लिखना था। फिर देखिए जयदेव प्रणीत गीत गोविंद में मधुर कोमल कांत पदावली का भक्ति रेव साधिता, बहुत ही सुंदर भावना उसमें वर्णन किया गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के, इसके बारे में आपको बताना था। फिर पंचतंत्र का परिचय देकर मैं कई बार बोल रहा था संस्कृत कथा साहित्य जगत में उसका क्या अवस्थान और उपादेय है। देखिए इस बार पूछा कि पंचतंत्र का जो है संस्कृत साहित्य के कथा साहित्य के विकास में कथाओं का एक संग्रह है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप यदि लिखे होंगे तो ठीक है, लेकिन जनरली नहीं लिखते हैं इस प्रश्न को। अब आइए सेकंड पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसा कि आपको पता है केवल मात्र 3 किताब है, 30 श्लोक है, उसी 30 श्लोक से पूछा है। जैसे रघुवंश से 2 श्लोक पूछा है, क्वा सूर्य पर भववंश सबको पता है, रघुवंश के दूसरा श्लोक है प्रथम सर्ग का। फिर अथवा कृत वाग द्वारे, यह आपका चौथा श्लोक है, यानी दूसरे और चौथे श्लोक को पूछा। फिर आपको कुमार संभवम से 1 श्लोक पूछा, यम सर्वशैला, यह आपका दूसरा श्लोक है, यानी 1 से 10 जो सिलेबस में आपका दूसरा है। फिर किरातार्जुनियम से 2 पूछा, निसर्ग दुर्बोध, यह आपका 6ठा श्लोक है। विशंक मानो भवतः, यह आपका 7वां, यानी कि रघुवंश से दूसरा चौथा, कुमार संभवम से दूसरा, और किरातार्जुनियम से 6ठा और 7वां श्लोक पूछा। इसका मतलब उसी 30 श्लोक के ही अंतर्गत 5 संस्कृत में व्याख्या पूछा, 1 से 10 श्लोक के अंदर, कहीं बाहर नहीं गया, कोई सेक्शन चेंज नहीं किया कि क्वेश्चन नंबर 6 का 5 में दे दो, 5 का 6 में दे दो, बिल्कुल ज्यों का त्यों संस्कृत व्याख्या है। और ठीक क्वेश्चन नंबर 6 में भी इन्होंने संस्कृत व्याख्या ही पूछा है, ध्यान रखिएगा। वो भी 3 किताब है। आपको पता है ईशावास्य उपनिषद में केवल 7 मंत्र पढ़ना है, इसमें से आपको इसने 7वां मंत्र पूछा इस बार, 7वां। 18 में से केवल 7 पूछा है ना, आपका 7वां मंत्र। जैसे सिलेबस आपको पता है 1, 2 है ना, उसके बाद 5, 4, 6, 7, 15, 18, तो 7वां पूछा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना है 13 से 25, तो इस बार इन्होंने जो श्लोक पूछा 23वां नंबर का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सबको पता है, बड़ा पॉपुलर श्लोक भी है। और सुंदरकांड में 15 से 30 श्लोक है, 15वां सर्ग है, तो इसने 19वां उपवास कृतम, इसका मतलब सुंदरकांड जो 15 से 30 है 19वें नंबर का श्लोक पूछा। उसके बाद आपका गीता का 23वें नंबर का श्लोक पूछा, और ईशावास्य में 7वें नंबर का मंत्र पूछा।
इसका मतलब जो सिलेबस हमारा छठे में 36 श्लोक है मंत्र सहित, तो उसमें से केवल 3 पूछा, इसलिए सेक्शन चेंज नहीं हुआ कभी, ठीक है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, कभी काल कर देता है। 7 नंबर में आशय आता है, आशय ही लिखा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आशय व्याख्या में क्या अंतर है, उसका अंतर। जातम वन से भुवन विदिते 6ठा नंबर श्लोक है मेघदूत का, 1 से 10 सिलेबस में 6ठे नंबर का पूछा। और आपका नीति शतक है, उसमें भी 1 से 10 श्लोक है, बौद्धारो मत्सर ग्रस्ता, विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रसित है, आप लोग को पता ही है। तो ये दूसरा श्लोक है ना नीति शतक का। और फिर सुखनाथ सोपदेश है, सुखनाथ में 3 ही चीज़ का मुख्य रूप से वर्णन है, लक्ष्मी के स्वरूप का, युवावस्था और गुरु का उपदेश। हाँ, इस बार थोड़ा सा उसने 14-15 पैराग्राफ के आगे पूछा, तो कोई बात नहीं, वही चीज़ तो वर्णन करना सुखनाथ का। तो आशय, आशय में क्या अंतर आपको पता है, इसका मतलब ये भी हमारा फिक्स है। फिर हम लोग देखें 8वां नंबर क्वेश्चन में, 8वें नंबर में क्या है आपको पता ही है कि इसमें भी 3 किताब है, स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित। तो स्वप्नवासव दत्तम में जो 6ठा अंक है उसमें आपको 19 श्लोक पढ़ना पड़ता है। 19 में से इस बार उन्होंने 10वां श्लोक पूछा, काकम शक्तो रक्षितु मृत्यु काले के घटम धारियन्ते। क्लियर है, इसका मतलब ये 10वां श्लोक है, सिलेबस के अंदर पूछा। अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक सिलेबस में है, तो 4th अंक में आपको पता है कि इसमें जो 4th अंक था, तो उस 4th अंक में आपको कितने श्लोक है, 15 से 22 था, है ना, 15 से 22। इस बार इसने 22वां श्लोक नंबर पूछ दिया, अर्थो ही कन्या पर किए वो। इसका मतलब सिलेबस से ही पूछा, बाहर नहीं गया। और आपका उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित में आपको पता है 31 से 47 नंबर श्लोक है, इतने तक आपको पढ़ना है, प्रथम अंक है। और आपका इस बार उन्होंने 45 नंबर का श्लोक पूछा। देखिए, शैशवात प्रवृत्ति, इसका मतलब क्या देखें कि लोग जो परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत ही क्वेश्चन को उलट पुलट कर रहा है, कभी ये सेक्शन बदल देता है वो सेक्शन। देखिए, आप यदि पूरी तैयारी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता भी रहा हूँ कि 5 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या पूछ रहा है, संस्कृत व्याख्या, 6 नंबर क्वेश्चन में भी व्याख्या, 7 नंबर में आशय, 8 नंबर में फिर व्याख्या। यानी यहाँ पर हमारा संस्कृत में व्याख्या है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यदि एक श्लोक का संस्कृत का व्याख्या का तरीका मालूम हो जाए तो एक क्या हजारों श्लोकों की व्याख्या की जा सकती है। तो यदि हम एक क्वेश्चन जान गए, संस्कृत में हमें अनुवाद आ रहा है, तो हम बिल्कुल आराम से इसको लिख पाएंगे। यहाँ पर हमें हिंदी या इंग्लिश में लिखना है तो मैं बार बार सलाह देता हूँ कि 5, 6, 7 कर दो, या 7 में से 8 में से कोई एक कर दीजिए और 1, 2 कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल है, इसमें हम कितने को छोड़ सकते हैं। तो मेरे विचार से संस्कृत में हर साल के तरह इस बार भी क्वेश्चन टफ नहीं था, हाँ आसान भी नहीं था। वैसे तो आपको पता है पढ़ने वाले के लिए कभी भी टफ नहीं होता है, वह टफ क्वेश्चन को भी आसान कर देते हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं, जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं, एकाग्रचित होके एकत्व को देखते हुए, तो उसके लिए तो थोड़ा टफ हमेशा नज़र आएगा। और आप इस बार देखें भी कि दोनों पेपर में एकदम संतुलित क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा किसी में विस्तृत कर दिया, कोई सेक्शन चेंज नहीं, जैसा सिलेबस में है एकदम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप यदि सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपेक्षा से अधिक नंबर आए भी होंगे। इस बार भी ज़्यादा ने संस्कृत में 2-4 कैंडिडेट दिए हैं। अब देखिए, आप लोग मिला भी लिए होंगे, कितने को क्या होगा, किस तरह से नंबर आएगा। तो ठीक है, हम लोग देखें दोनों पेपर का, क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण, शॉर्ट में इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या क्या बात को लिखना चाहिए। चूँकि देखिए, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना तो बहुत बड़ी चीज़ें है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें जो मूल पॉइंट है, मूल बिंदु जो है, उसको आप संकेत करेंगे तो नंबर आएगा। इसका मतलब ग्रामर भी बिल्कुल ठीक ठाक था, निबंध भी एकदम संतुलित था, अनसीन पैसेज तो आसान एकदम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आसान उनके लिए था जिन्होंने संस्कृत को अच्छे तरह से शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय को पढ़ा होगा। या आपको देखिए, बार बार मैं सलाह देता हूँ कि हमारे YouTube पर जो है 10-15 दिन का क्लास फ्री है स्टार्टिंग का, उसको देखने से खुद पता चला होगा कि मैं जो बार बार सलाह देता हूँ कि शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, ये 3 चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ना तो आपको अनसीन पैसेज में दिक्कत होगी, ना श्लोक समझने में दिक्कत होगी, ना क्वेश्चन पेपर को समझने में दिक्कत होगी, सब कुछ आप कर लेंगे। तो ठीक है, हम लोग एक दिन और
कभी अभी चूँकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मैन चल रहा है, हिमाचल को भी देखना पड़ रहा है, हरियाणा का भी है, बिहार का भी है, थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ उसमें, और थोड़ा स्वास्थ्य भी अच्छा तरह से साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग कभी एक बार फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिनम।